तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। जीके जीएस का महामैराथन प्रैक्टिस सेट आज 4 है। ठीक है, यदि आप इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो ना, ये सब तो मैंने लिखा है, लेकिन मैं इतना गारंटी के साथ बोलता हूँ कि इंडिया का आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इस सीरीज़ का कोई भी आप एक प्रैक्टिस सेट लगा के देख लीजिए कि आप इससे पहले उस एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट लगाए हैं उस लेवल का है या उससे ज़्यादा लेवल का है। आज का जो स्पेशली प्रैक्टिस सेट है ना, यह बहुत हार्ड यानी टफेस्ट। आप अगर इसमें 70% स्कोर कर देते हो ना, तो आप समझ लो आपका प्रिपरेशन बहुत बहुत बढ़िया है। 70% आप इसमें स्कोर, एक चैलेंज भी है कि आप 70% स्कोर करके इसमें दिखाइए। इसमें आपके 100 प्रश्न होते हैं और मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद एक ही है कि मैं आप लोगों को कम से कम समय में इतना प्रैक्टिस करा दूं ना, ताकि आपको एग्जाम में जाओ तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहे। ये सेट स्पेशली थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस है ना, बहुत मिलान करने वाले, एक तो मैंने ज़्यादा डाला है और दूसरा इसमें जो क्वेश्चन का लेवल है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत टफ है। एक होता है मॉडरेट टू टफ होता है, नहीं यहाँ पे टफ ही है। इसीलिए आप इसको पूरे अच्छे से लगाइए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपका स्कोर क्या है। मैं जितने भी लोग इसमें सही करेंगे ना, और लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर और जिनका स्कोर ज़्यादा अच्छा होगा, मैं उनका नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। चलिए, ये सब चीज़ है। आप इंडिया का, मैंने एक ही लाइन बोला ना, आप इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ना, तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए सफिशिएंट है। आपको थोड़ा भी कभी भी फील नहीं होगा कि आपने प्रैक्टिस नहीं किया है। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बनवाली। बनवाली कहां पे है? तो ये हरियाणा का साइट है। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप ऑप्शन डी हो जाएगा, अशोक ने बनवाया था। और कहां पे स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था? एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने? तो राष्ट्रकूटों ने कराया था। और ये कहां पे है? तो महाराष्ट्र में औरंगाबाद के समीप ये स्थित है। ठीक है, और इसको यूनेस्को विश्व विरासत में भी शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव वर्मन ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहां लागू किया था? देखिए, ये बहुत सोच समझ के देने वाला प्रश्न है, आपको बहुत इसमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, ये ऑप्शन थोड़ा सा मैंने जानबूझ के इसको जटिल किया है ताकि आपका इसमें दिमाग खर्च हो। चलिए, आपको पता है, मैं इसका आंसर देने से पहले मैं आपको बता दूं, जो रैयतवाड़ी जो व्यवस्था या बंदोबस्त लागू हुआ था वो 3 प्रेसिडेंसी में लागू हुआ था, मद्रास, बॉम्बे और असम। ठीक है, आप यहाँ पे बोलेंगे मद्रास भी और बम्बई भी प्रेसिडेंसी है, लेकिन ये दोनों इंडिविजुअल है। यहाँ पे क्या है, मद्रास, बम्बई और असम मिसिंग है। असम मिसिंग है, फिर भी आपको ऑप्शन डी टिक लगाना है। और ये किनके द्वारा लगाया गया था? थॉमस मुनरो के द्वारा 1820 में लगाया गया था। चलिए, अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बदरुद्दीन तैयब जी। अच्छा, एक कौन से अधिवेशन में थे? तो ये 3rd अधिवेशन था। कहां पे चल रहा? तो मद्रास, 1887 का। ठीक है, इसमें बदरुद्दीन तैयब जी इसका अध्यक्षता किए थे। बात है कि अगर ये 3rd था तो 1st और 2nd इंपॉर्टेंट होता है। तो 1st जो अधिवेशन था वो बॉम्बे में हुआ था और उसकी अध्यक्षता WC बनर्जी किए थे। और 2nd कहां हुआ था? कोलकाता में, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, यह वक्तव्य संबंधित है? तो किनसे? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह संबंध में हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉलेट सत्याग्रह। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी को स्थापित किया था? देखिए, स्वराज पार्टी को CR दास और मोतीलाल नेहरू 2 लोगों ने मिलकर स्थापित किया था। कब? तो 1923 में। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही क्रम में रखकर सही कूट चुनिए। देखिए, अब तक तो आपको बहुत आसान प्रश्न मिले हैं। अब यहां से आपका प्रश्न अब स्टार्ट होता है।
तो चलिए देखिए, आप अगर गोलमेज सम्मेलन देखें ना तो ये भी 1931, आपको पता होगा गांधी इरविन तो ये भी 1931, कराची अधिवेशन तो ये भी 1931 और भगत सिंह को फांसी तो ये भी 1931। अब आप समझ गए होंगे कि किस लेवल का प्रश्न है, और मैं ऐसा प्रश्न डाला हूं, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं और ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न है, मैं इसलिए डाला हूं। चलिए, अगर सबसे पहले आप बात कीजिए गांधी इरविन समझौता, तो ये हुआ था 5 मार्च को हुआ था 1931 को। भगत सिंह की फांसी, तो भगत सिंह की फांसी 23 मार्च को हुआ था। बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, तो जो कराची अधिवेशन हुआ था ना, ये 29 मार्च को हुआ था, 29 मार्च को हुआ था। और यहीं पे बात करें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तो यह 7 सितंबर से लेकर के और 1 दिसंबर तक हुआ था। ठीक है, तो अब देख लीजिए क्या है, 4-3-2-1, 4-3-2-1 किस में है? ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो सोच लीजिए इस लेवल के प्रश्न भी आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज का कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? किसने? तो मौलाना मोहम्मद अली ने। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आपका एक क्वेश्चन आता है कि सर थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन मैं कराता हूं मेरे दोस्त। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे 66 और इधर में मैंने 69 लगभग 69 मैंने मॉक टेस्ट करा दिया है। अब मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं आपको टफेस्ट क्वेश्चन और जो मॉडरेट क्वेश्चन होता है उन सारे क्वेश्चन से परिचित कराऊं, और ये मेरा दायित्व है, इसलिए मैं बीच बीच में आपको ऐसा टफेस्ट लेके आऊँगा और आपको चैलेंज देते रहूँगा। अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट संबंधित था किससे? तो यह दलित वर्ग से संबंधित था। और पूना पैक्ट किनके किनके बीच हुआ था? तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच 1932 में हुआ था। चलिए, अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े हुए थे। जयप्रकाश नारायण किससे? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? देखिए, आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्या है कि 1939 में एक अधिवेशन होता है, त्रिपुरी अधिवेशन, जिसमें जो कांग्रेस था, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके अध्यक्ष का इलेक्शन होना होता है। उसमें क्या होता है, महात्मा गांधी अपने कैंडिडेट पटाभी सीतारमैया को खड़ा करते हैं, दूसरे तरफ से सुभाष चंद्र बोस खड़ा होते हैं। क्या होता है कि उसमें जो महात्मा गांधी का कैंडिडेट था पटाभी सीतारमैया, वो हार जाता है और वहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। उसके बाद महात्मा गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया था, यह गांधी की हार है। ठीक है, जिसके बाद क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, त्याग दिया था, और जो उसका अध्यक्ष पद को त्याग दिया था। उसके बाद जो बने थे अध्यक्ष वो थे राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा असफ अली जुड़ी है? चलिए, अरुणा असफ अली भारत छोड़ो आंदोलन, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आप मुझे अभी जाइए कमेंट बॉक्स में और कमेंट करके बताइए भारत छोड़ो आंदोलन का एग्जैक्ट डेट, मंथ और ईयर। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साइमन कमीशन के रिपोर्ट पे आधारित। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? और ये सही भी बात है, गांधी जी कब के मर गए लेकिन गांधीवाद आज भी बना है। आज भी अन्ना हजारे जैसे बहुत सारे लोग आके गांधीवाद का जो है उनके विचारों को आगे बढ़ाया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 17 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कराची अधिवेशन 1931। देखिए, कराची अधिवेशन जो है 1931, इसका जो अध्यक्षता किया था वो वल्लभ भाई पटेल ने किया था, और इसी में प्रथम बार मौलिक अधिकार प्रस्ताव को पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी गई थी। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्र कवि की उपाधि अपने साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबल सहयोग होती निम्न में से किसे प्राप्त हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैथिली शरण गुप्त को। अगला प्रश्न है, भारत के ध्वज गीत झंडा गान के रचयिता थे। चलिए, ध्वज गीत अगर आप में से कुछ लोगों को हो सकता है मे भी नहीं पता हो सकता है, काहे नहीं हो सकता है, तो मैं बता दूं, विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये भारत का ध्वज गीत है, झंडा गान इसको बोलते हैं। ये किनके द्वारा लिखा गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्यामलाल गुप्ता पार्षद, इनके द्वारा ये लिखा गया था।
अगला प्रश्न है, द प्राउडेस्ट डे नामक पुस्तक की कहानी का संबंध है। देखिए, दी प्राउडेस्ट डे नामक पुस्तक कहानी का संबंध आपको किससे है? तो भारत की स्वतंत्रता से है। इस बुक का नाम ही है दी प्राउडेस्ट डे, इंडिया लॉन्ग रोड टू इंडिपेंडेंस। कहीं कहीं आपको ये पोखरण नाभिकीय विस्फोट से रिलेट कर दिया है। मैं देखा था इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जहाँ पे ऑप्शन सी को वो गलत है। अगर आपको डाउट लगता है तो जाइए इस बुक का नाम टाइप कीजिए, वहाँ पे आपको इमेज बन के आएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति की इकाई है। देखिए, विद्युत शक्ति का इकाई क्या होता है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, वाट होता है। यहीं पे बात करें एम्पियर, एम्पियर किसका है? तो करंट का यानी धारा का इकाई होता है। वोल्ट, वोल्ट पोटेंशियल यानी विभव का इकाई होता है। बात करें कूलम, तो कूलम किसका है? तो यह आवेश का होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष किसका इकाई होता है? तो यह दूरी का इकाई होता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। देखिए, इधर भौतिक राशियां दिया हुआ है और इधर आपको इकाई दिया हुआ है। आपको क्या करना है? सही मिलान करना है। चलिए देखिए, त्वरण, त्वरण का क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ऑप्शन ए का 4 हो जाएगा। चलिए मैं लिखते चलता हूं, ए का 4। दूसरा आपको यहां पे है बल, बल का क्या होता है आप सब जानते हैं, न्यूटन हो जाएगा, यानी बी का 3 हो जाएगा। कृत कार्य, कार्य होगा कृत कार्य, यानी कोई भी कार्य होगा उसका क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1 होगा। चलिए अगला प्रश्न है आवेग, तो आवेग का क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकेंड, यानी 2 हो जाएगा। 4 3 1 2, 4 3 1 2 किस में है? तो ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। मैं आप लोगों को इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा ना, इतना मजबूत करा दूंगा, इतना प्रैक्टिस करा दूंगा ना, ताकि आप एग्जाम में जाओगे ना मुझे याद करोगे कि सर आपने बोला था और आपने कराया भी। आप लोग जिन लोगों ने अभी तक क्विज टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है, ज्वाइन कर लीजिए। मॉर्निंग और इवनिंग वहाँ पे क्विज आते हैं, वहाँ से भी आपका प्रिपरेशन का लेवल A1 हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ वाट, वाट का क्या होगा? शक्ति हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा। बी देखिए, बी में क्या है? नॉट है। नॉट का क्या है? तो नॉट का समुद्री जहाज़ों को गति मापने के लिए करते हैं, यानी बी का 3। नॉटिकल मील क्या है? नौ संचालन से रिलेटेड है। और कैलोरी उष्मा का होता है, यानी 3 4 3 4 2 1 3 4 3 4 2 1। देखिए कहीं कुछ हुआ नहीं, 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 4 3 2 1, मैं थोड़ा सा मिस कर दिया था। अगला प्रश्न है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। तो परमाणु के नाभिक में कौन कौन से अवयव होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? ये मैंने क्विज में कल कराया था, इसका आंसर आप लोग बिल्कुल सही बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोना का। अगला प्रश्न है, कथन ए, उच्चतर तापमानों पर रासायनिक तीव्रता हो जाती है, कारण आर दिया हुआ रीजन, उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है। कुट है, आपको बताना है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए मैं बात करता हूं, अगर उच्चतर तापमान पर आणविक गति की बात की जाए ना, तो रियल में ये तीव्र हो जाता है, ये तो बिल्कुल सही है। वहीं पे रासायनिक अभिक्रिया की गति किस पे निर्भर करता है? तो प्रतिकारकों के सांद्रण पर, ताप पर। ताप पे बोल रहा है तो ताप से दूरतर हो जाएगा, ये भी सही है। चलिए देख लीजिए किस पे निर्भर करता है? प्रतिकारकों के सांद्रण पर, ताप पर, भौतिक अवस्था एवं प्रतिकारकों के प्रकृति पर, इन सब चीज़ों पर निर्भर करता है। जितना ताप अधिक होगा ना, उसकी प्रतिक्रिया उतनी ही तीव्र होगी, यानी ए तो सही भी है और आर भी सही है। और ए देखिए क्या है, आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ऑप्शन दोनों सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? देखिए, किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है, ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कुछ भी कहने का नहीं है। क्या होता है, जल में किसी विलय या अनघुलनशील पदार्थ को मिलाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है, ये बात सही है। उसके बाद ऑप्शन बी क्या कर रहा है, किसी विलयन में विलय के योग से इसका जल विभव बढ़ेगा। क्या कर रहा है कि इसका विभव बढ़ जाता है? नहीं, ये बात सही नहीं है, ये बढ़ेगा, ये सही नहीं है, ये गलत है।
तो क्या है, ऑप्शन बी ही आपका गलत हो गया, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची का सूची एक होगा, सूची एक का सूची दो से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, पहला दिया हुआ है पक्षी, पक्षी का आप सब जानते हैं ऑर्निथोलॉजी होता है, यानी ऑप्शन ए का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दूसरा देखिए, 3 से आप ऐसे ही आप टिक लगा सकते हैं कि इसका आंसर बी होना चाहिए। वंशागति, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, वंशागति का मतलब क्या हुआ, जेनेटिक्स, यानी ऑप्शन 2 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। पर्यावरण क्या होगा, इकोलॉजी हो जाएगा, और जीवाश्म का क्या हो जाएगा, पोलियो बायोलॉजी, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, रेशम कीट पालन को कहते हैं, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं, तो सेरीकल्चर बोलते हैं। चलिए देख लीजिए, एपीकल्चर क्या है, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को बोलते हैं। यहीं पे आपको एक हॉर्टिकल्चर दिख रहा है, हॉर्टिकल्चर क्या है, पुष्प एवं फल देने वाले पौधे का अध्ययन को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। चलिए यहीं पे फ्लोरिकल्चर देख लीजिए, सजावट के लिए काम आने वाले पुष्पों का अध्ययन को फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है। इंग्लिश मैंने कन्वर्ट करवाता हूं, मैं खुद नहीं करता हूं, जो लोग टाइपिंग करते हैं वही करते हैं। अगर इंग्लिश में कुछ भी एरर हुआ ना तो आपको हिंदी मान्य है, ठीक है। Which of the following is based on the theory of natural selection presented by Darwin? तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर देने से मैं जो ये थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है ना, इसके सारे कंसेप्ट आपको आज क्लियर कर देता हूं। आज के बाद आपको सोचना नहीं पड़ेगा। जो चार्ल्स डार्विन था, ये कहाँ का, तो इंग्लैंड का जैव विकासवाद था। इन्होंने डार्विनिज्म यानी डार्विनवाद प्रस्तुत किया। डार्विनवाद को प्राकृतिक वर्णवाद यानी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी बोलते हैं। डार्विनवाद की विस्तृत व्याख्या इनकी पुस्तक प्राकृतिक चुनाव नेचुरल सिलेक्शन द्वारा जातियों की उत्पत्ति में छपी थी। ये एक 3 चीज़ था। इनका बुक का नाम आता है तो नेचुरल सिलेक्शन, ये एक तो बुक का नाम हो गया, ठीक है। इनके जो प्राकृतिक वर्णवाद हैं उसमें 3 बात कही गई है। पहला, ओवर प्रोडक्शन, ये भी सही है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस, यानी ये भी सही है। उसके बाद सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी 3 चीज़ इनके थ्योरी में दिया गया है और तीनों आपको यहाँ पे दिया गया है, यानी क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। आपको निम्नलिखित जंतुओं पर विचार करना, समुद्री गाय है, समुद्री घोड़ा है, समुद्री सिंह है, आपको इस पर विचार करना है। उपयुक्त में से कौन से स्तनधारी है। देखिए, ये जो समुद्री गाय है ना, ये तो 100% ये एक स्तनधारी है, ठीक है। समुद्री घोड़ा क्या है, यह एक कशेरुकी मछली है, यानी एक घोड़ा का मतलब आप जो घोड़ा देखते हैं वैसे घोड़ा से मत रिलेट कीजिए इसको। देखिए, ये जो फिगर में आप देख रहे हैं ना, यही समुद्री घोड़ा है। ये क्या है, तो ये एक कशेरुकी मछली है। आपको मैं इसलिए फिगर को डाला हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। समुद्री सिंह क्या है, यह भी एक स्तनधारी है, यानी 1 और 3 करेक्ट है। 1 और 3 किस में है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंगारू चूहा जो है ना, बिना पानी पिए लंबी अवधि तक वह जीवित रह सकता है। अगला प्रश्न है, आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होगा ऊंट से, ठीक है मेरे दोस्त, ऊंट होता है लेकिन वो पहले पानी स्टोर करता है, कंगारू चूहा के साथ ऐसा केस नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, आपको बताना है किस योजना के तहत किया गया था। आप में से मैक्सिमम लोग इसका आंसर देंगे, मुझे पता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत एक किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो कौन थे, बी एन राव का कोई मुझे फुल नाम बता के कमेंट करके बताइए। 1-2 बार एग्जाम में आया है, आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है। मूल अधिकार का जो है कहां से ग्रहण किया गया है, तो कहां से, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से हम लोग इसको उठा लाए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। तो
इसका आंसर जो होगा उद्देशिका यानी प्रस्तावना, प्रस्तावना को ही हम लोग उद्देशिका बोलते हैं, उसी को बोला जाता है। अगला प्रश्न है, सम्मान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक क्या है? समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक क्या है, आपको ये बताना है। क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक अंग है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो कौन होंगे? अगर राष्ट्रपति भी ना हो, उपराष्ट्रपति भी ना हो, तो जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो उपराष्ट्रपति बनेंगे। कितने? तो 6 मंथ के लिए। अगर ये भी ना हो ना, तो जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जज होंगे ना, उनको बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? ये आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 111 के अंतर्गत। देखिए, ये 63 और 106 किसी काम का नहीं, इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा। अनुच्छेद 100 यानी आर्टिकल 100 के बारे में मैं बात करता हूं। आर्टिकल 100 क्या है? यह वोटिंग राइट किसका? तो स्पीकर का। जब भी जो सदन होता है, सदन में किसी बिल पे बहस हो रहा हो और वोटिंग का नौबत आ गया हो और वोटिंग हो गया हो और दोनों पक्ष में और विपक्ष में इक्वल यानी 50-50 बहुमत मिला हो, तो जो उस सभा के स्पीकर होंगे वो क्या करेंगे? जिसके तरफ वोट करेंगे ना, वो जीत जाएगा, यानी उस बिल को पारित किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, जिसके मत में वो करेंगे वही होगा। तो ये कितने में है? तो ये अनुच्छेद 100 में है। अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी और इस बीच लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या होगा? देखिए, मैं एक चीज बता दूं आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट और शायद कुछ लोगों के लिए नया चीज होगा। भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद है यानी एक आर्टिकल है 108/5। 108 का जो 108 में 5 है, 108 ब्रैकेट में 5। इसमें क्या कहा गया है? यदि राष्ट्रपति ने सदन की संयुक्त बैठक आहूत करने के लिए अपने असहाय की सूचना दे दी हो और उसके पश्चात लोकसभा का विघटन हो जाता है, तो भी संयुक्त बैठक हो सकेगी और उसे पारित किया जा सकेगा। कोई भी अगर बिल होगा ना, उसे क्या होगा? उसे पारित किया जा सकता है। तो ये बहुत मतलब समझिए, अगर जिनके लिए नया कंसेप्ट होगा वो लोग तो जरूर इसको एक बार लिख लेंगे। चलिए, क्या हो जाएगा? 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन। अगला प्रश्न है, भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। देखिए, उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। ये गलत बात है। उसे जन्म से नहीं, वो भारत का नागरिक हो चाहे कब भी उसने लिया हो। उसकी आयु कम से कम 36 वर्ष होना चाहिए। देखिए, मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूं कि ऑप्शन के हिसाब से आपको सोचना है कि ऑप्शन क्या दिया गया है, एग्जामिनर के माइंड से आपको सोचना है। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको थोड़ा सा ट्रिकी किया हूँ, मैं जानबूझ के किया हूँ, मैं एक चीज़ सिखाना चाहता था आपको। देखिए, उसकी आयु कम से कम 36 वर्ष होनी चाहिए। अगला पढ़िए, उसे लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। देखिए, लोकसभा की सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। ये राज्यपाल के लिए जरूरी नहीं है, ठीक है, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये बिल्कुल सही है, 100% सही है। कितना होना चाहिए? मिनिमम 35 साल होना चाहिए, यानी 35 साल तो नहीं है आपको। और ऑप्शन में देख लीजिए, दो कूट दिया गया है, यानी क्या करना पड़ेगा आपको? ऑप्शन बी को यानी ऑप्शन 2 को, जो इसमें ये जो है कूट 2 को सही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 35 वर्ष के आसपास ही हैं, इसलिए इसको सही करना पड़ेगा। मैं बोलता हूं 4 ऑप्शन में से सबसे कम गलत कौन है, आपको उसको टिक लगाना होता है। यही यहाँ पे कंसेप्ट में, इसलिए इसको चेंज किया था जानबूझ के। क्या हो जाएगा? 2 और 4 सही है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? देखिए, भारत का राष्ट्रीय आपातकाल यानी अनुच्छेद 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 स्टेट इमरजेंसी जिसको प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। चलिए, क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लद्दाख पठार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
चलिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि क्या है, कह रहा है भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। भारत में हिमालय 11 राज्यों में फैला। मैं बता देता हूं, जम्मू कश्मीर, उसके नीचे आइए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, उसके बाद आ जाइए त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और असम। 11 राज्यों में फैला है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला है। तो पश्चिमी घाट 5 राज्यों में नहीं फैला है, 4 राज्यों में फैला है। बात करें कौन कौन सा 4 राज्य है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरला। उसके बाद पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। ये बिल्कुल सही है। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। यानी क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया, यानी बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। तो भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सा है, तो अरावली है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो अनाई मूड़ी है। मैंने याद कराया है कितने सारे वीडियो में, अनाई मूड़ी, मूड़ी मतलब आपका सर समझो, भोजपुरी में हम लोग उसको मूड़ी ही कहते हैं। तो सबसे ऊपर है तो समझ लो दक्षिण भारत, तो सबसे ऊपर वाला जो है वो दक्षिण भारत है। तो मूड़ी, कहीं भी दिखना मूड़ी तो उसको टिक लगा देना आप सब। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति जो हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति जो नहीं, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल और केवल राज्यसभा में। अगला प्रश्न है, जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां अवस्थित है। कौन सी, तो नीलगिरी पहाड़ियां अवस्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आपको बताना है, इसमें मैच कराना है। चलिए देखिए, अगर मैं बात करूं कार्डमम की पहाड़ियां, तो ये कहां है, केरल और तमिलनाडु में है। केरल और तमिलनाडु में है। जबकि यहाँ पे कोरोमंडल तट दिया गया है ना, कोरोमंडल तट कहाँ है, भारत के दक्षिण पूर्वी तटीय रेखा की, भारत के दक्षिण पूर्व तटीय रेखा पे है वहीं पे, यानी ये तो गलत हो गया। कैमूर पहाड़ियाँ, कैमूर पहाड़ियाँ आपको दिया गया है कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में स्थित है। जबकि यहाँ पे जो कोंकण तट दिया है ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र व गोवा में है, यानी ये भी गलत हो गया। महादेव पहाड़ियाँ, तो महादेव पहाड़ियाँ कहाँ है, तो ये मध्य भारत में है, ये बिल्कुल सही है। और मिकिर पहाड़ियाँ ये भी पूर्वोत्तर भारत में है, ये भी सही है। यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 3 और 4 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। आपको देखो, आप सब थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है। मैं इन प्रश्नों को जानबूझ के मैंने थोड़ा सा आज सेट हार्ड किया है, ताकि मेरा मकसद है मैं आप लोगों को मैक्सिमम आउटपुट दिला सकूं, इसलिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत किया हूं इस सेट में। चलिए बात करें गारो, तो गारो की पहाड़ियाँ कहाँ पे है, तो गारो की पहाड़ियाँ मेघालय में है, बिल्कुल सही है। दूसरा मिरी, मिरी की पहाड़ियाँ आपको कहाँ पे है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन इसके 3 मिलेगा। कोल्लाई मल्लाई, ये कोल्लाई मल्लाई पहाड़ी कहाँ है, तो ये तो तमिलनाडु में है। और डालमा ये झारखंड में है। यानी 1 3 2 4, 1 3 2 4 क्या है, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 यानी घाटी को सूची 2 राज्य के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं मरखा घाटी, यानी मरखा घाटी की बात करें तो मरखा घाटी कहां पे है, तो ये आपको लद्दाख में है, ऑप्शन 3 का ए हो जाएगा। दूसरा मैं बात करता हूं जुक्कू घाटी, तो जुक्कू घाटी आपका कहां पे है, तो ये नागालैंड में है। इसके बाद मैं बात करता हूं आपका संगला घाटी, तो संगला घाटी कहां पे है, संगला घाटी आपका हिमाचल प्रदेश में है। फिर से बच गया युथांग घाटी, युथांग घाटी कहाँ पे है, तो ये सिक्किम में है। यानी क्या हो गया, DCAB हो जाएगा, DCAB। तो DCAB किस में, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए चांगला, चांगला ये कहाँ पे है, सबसे पहले इसमें आप लोग थोड़ा सा मैं टाइम देता हूं। देखिए चांगला, चांगला कहाँ पे है, तो ये लद्दाख में है, बिल्कुल सही है।
उसके बाद बात करता हूँ रोहतांग, तो हिमाचल। चलिए याद कैसे रखना, तंग आ गया तो बोलिए चल, तंग आ गया तो चलो। अब तो रोहतांग कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश में। बॉमडिला कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। सेला पास अगर आपको पता है सेला पास कहाँ है, तो ये उत्तराखंड में नहीं है, ये अरुणाचल प्रदेश में है, यानी 54 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कार्यालय के बारे में कौन सा कथन असत्य है। देखिए, प्रधानमंत्री, इसे एक विभागीय की स्थिति दी गई है, ये बिल्कुल सही है। या प्रधानमंत्री के लिए कर्मचारी एजेंसी, ये भी सही है। यह संवैधानिक संस्था, नहीं, ये संवैधानिक संस्था नहीं है। इसके अंतर्गत कोई संलग्न अधीनस्थ कार्यालय नहीं है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष के पश्चिम तटीय निम्नांकित शहरों पर विचार कीजिए। देखिए, सबसे पहला है यहाँ पे जंजीरा कहाँ पे है, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में है, उसके बाद बात करते हैं सिंधुदुर्ग कहाँ है, ये भी महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में है। फिर से हम लोग बात करेंगे कुन्नूर कहाँ पे है, केरल के कुन्नूर जिले में है। फिर से कहाँ पे, नागरकोइल कहाँ है, तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में है। यानी क्या सही हो जाएगा, सबसे पहले 1 होगा, उसके बाद 4 हो जाएगा, उसके बाद आपका 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। 1 4 2 3 किसमें, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नहीं, 1 4 2 3 ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सी नहीं। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह क्या है, वो कोंकण तट उसको बोलते हैं। अगला प्रश्न है, श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है, ये कहाँ पे है, पुलिकट जिले के समीप अवस्थित है। अगला प्रश्न है, राम सेतु यानी आदम्स ब्रिज शुरू होता है, ये कहाँ से शुरू होता है। देखिए, जो राम सेतु है ना, भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर यानी धनुषकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला में उथले जलीय भाग में यह विस्तारित है, यानी धनुषकोडी, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे पंबन भी है, लेकिन ये नहीं होगा, चूंकि उससे ज़्यादा करीब आंसर धनुषकोडी है। अगला प्रश्न है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की नीति देश में पहली बार आरंभ की गई थी। मैंने एक क्वेश्चन पिछले किसी सेट में दिया था, आप दोनों को कंफ्यूज नहीं, इसलिए मैं सारे कंसेप्ट फिर से बताऊंगा। देखिए, इसको क्या बोलते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी SEZ। सबसे पहले अप्रैल 2000 में क्या हुआ था, इस नीति की घोषणा की गई थी, यानी अप्रैल तो 2000 हो जाएगा, इस नीति की घोषणा किया गया था, यही पूछा था, पहली बार आरंभ की गई थी, 2000 में इसकी घोषणा की गई थी। बात आता है 2005 में, तो यह अधिनियम पारित किया गया था 2005 में, और फरवरी 2006 में इसको लागू किया गया था। मैंने तीनों चीज़ बता दिया। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़ के पूछ रहा है, तो ये आपका करेक्ट सऊदी अरब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अनुच्छेद 280। अगला प्रश्न है, भारत के वित्त आयोग का मुख्य कार्य है, मेन कार्य क्या है, केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नकदी यानी लिक्विडिटी की समस्या निम्नलिखित में से किसकी अनुपलब्धता से संबंधित है। किसकी, तो डॉलर और अन्य दुर्लभ मुद्राएं जिसको हार्ड करेंसी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण डैश को किया था, कब किया था, तो ये जुलाई 1969 में किया था। अगला प्रश्न है, RBI का मुख्यालय कहां पर स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई में। चलिए, इसके बारे में जो सबसे ज़्यादा इसके बारे में जो जिन लोगों का सबसे ज़्यादा डिस्क्रिप्शन होगा ना, मैं उनका एग्जैक्ट पोस्ट को मैं नेक्स्ट जो इसका पार्ट आएगा उसमें डाल के उनके बारे में बताऊंगा। आपको इसके बारे में, RBI के बारे में सारी चीज़ पॉइंट टू पॉइंट लाइन में बताना है, ऐसा नहीं कि पैराग्राफ लिख देना, पॉइंट टू पॉइंट लाइन में बताना है। अगला प्रश्न है, 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है। 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, तो वित्त मंत्रालय के सचिव का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शामिल नहीं है।
देखिए, जीवन प्रत्याशा ये शामिल है, वास्तविक प्रति व्यक्तियां ये भी शामिल है, सामाजिक असमानता इसको शामिल नहीं किया गया है, याद रखिएगा। अब प्रौढ़ साक्षरता ये सब है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सितंबर 2018 में प्रारंभ की गई भारत की किस योजना को विश्व की सबसे बड़ी बीमा योजना माना गया है? मैंने 2018 का प्रश्न जानबूझ के डालता हूं ताकि आपके जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए ना, उसमें बहुत 1 साल 2 साल पहले के जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ना, वो डाला जाता है। आप दरोगा देख लो, जो हाल फिलहाल में हुआ था 2016 का, यानी जो मुफ्ती सईद कोई पुरस्कार करके आया था, जिसका नीतीश कुमार जिनको मिला था, तो बहुत पुराना था, 4 साल पुराना था, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट जो होता है उसको मैं डालता हूं। इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला है। यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन होगा, आप सबको कंफ्यूजन नहीं करना है, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण के बाद रोहतास आता है, कहीं पश्चिमी चंपारण नहीं हो तो अभी रोहतास को मारिएगा, अगर पश्चिमी चंपारण हो तो रोहतास को नहीं मारना है। अगला प्रश्न है, नासा द्वारा शनि ग्रह के उपग्रह टाइटन के अन्वेषण हेतु वर्ष 2026 में ड्रैगन फ्लाई नामक मिशन प्रक्षेपित किया जाएगा। इसके बारे में 2 चीज दिया गया है। यह नासा के न्यू फ्रंटियर्स कार्यक्रम यानी के तहत प्रक्षेपित किया जाने वाला 4था मिशन होगा, और ड्रैगन फ्लाई रोडक्राफ्ट वर्ष 2034 में टाइटन पर पहुंचेगा। आपको बताना है कौन कौन सा सही है। तो हाँ जी, ये बिल्कुल 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न है, द्रुतम सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 यानी 16 से 20 जून 2019 के मध्य जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में संपन्न हुआ। इसके बारे में आपको 2 स्टेटमेंट दिया गया है। इस नवीनतम सूची में अमेरिका का सुपर कंप्यूटर सुमित को विश्व का द्रुततम यानी फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया। दूसरा, टॉप 500 की नवीनतम सूची में भारत के 3 सुपर कंप्यूटरों को स्थान प्राप्त हुआ, जबकि मिहिर सुपर कंप्यूटर को टॉप 500 की नवीनतम सूची में 86वां स्थान प्राप्त हुआ। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें। तो बिल्कुल ये तो प्रश्न मैं करा चुका हूं, और ये आप याद कर लीजिए, चूंकि ये दोनों करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, मई 2019 को ओडिशा के चांदीपुर से डीआरडीओ द्वारा आकाश मार्क 1S मिसाइल का परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसमें 2 स्टेटमेंट है। आकाश मार्क 15 मिसाइल स्वदेशी शिखर से लैस है। दूसरा, उल्लेखनीय है कि शिखर प्रौद्योगिकी किसी मिसाइल की परिशुद्धता को निर्धारित करती है। तीसरा, उल्लेखनीय है कि आकाश मिसाइल को भारतीय थल सेना एवं वायुसेना में शामिल किया जा चुका है। सही विकल्प आपको चुनना है। तो बताइए, ये भी सही है। ऑप्शन 1 उल्लेखनीय है कि शिखर प्रौद्योगिकी किसी मिसाइल की परिशुद्धता को निर्धारित करते, ये भी सही है, और इसको शामिल किया जा चुका है भारतीय सेना में, ये भी सही है। यानी ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों सही है। मैं इस टाइप का करंट अफेयर्स डालता हूं ना, ताकि इसके बाद डीआरडीओ वाला जो प्रश्न अगर आए तो आप किसी भी प्रश्न को नहीं छोड़े, इसलिए मैं डालता हूँ। बेशक थोड़ा सा टाइम बढ़ जाएगा मॉक टेस्ट का, कोई मुझे परवाह नहीं है। अगला प्रश्न है, मई 2019 को भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस मिसाइल वायु से प्रक्षेपित किए जाने वाले संस्करण का परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया। उपयुक्त में से सही विकल्प को चुने। ब्रह्मोस मिसाइल का यह संस्करण 2.5 टन वजनी है तथा यह सतह से 300 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम है। दूसरा, ये मैं लाइन एक बार करा चुका हूँ करंट अफेयर्स में, आज ही मैं कल ही के मैं सेट में कराया था। दूसरा, उल्लेखनीय है कि 2.8 मैक की गति से मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल सुखोई 30 MKI विमान पर तैनात जाने वाला सबसे तेज हथियार है। तो बिल्कुल दोनों सही है। ऑप्शन 1 भी सही है, ऑप्शन 2 भी सही है, यानी स्टेटमेंट बी करेक्ट होगा। मैं वैसा 5 करंट अफेयर्स आपको इसके सारे सेट में डालूंगा ताकि आपका करंट अफेयर्स स्ट्रांग हो जाए। आप डरो नहीं, किसी भी एग्जाम में जाके आपको कॉन्फिडेंस मिले। चलिए अगला प्रश्न है, धारणीय कृषि यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ है क्या है? तो भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ कब हुआ था? 1986 में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? बहुत आप लोग सोच समझ के आंसर दीजिएगा, मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज करने का आप लोगों को कोशिश किया हूं।
पर्यावरण संतुलन का बात किया जा रहा है, मैं फिर से रिमाइंड कर रहा हूं, अब आप लोग फिर से पढ़िए। देखिए, वन नीति पर्यावरण संतुलन से तो होगा ही होगा। दूसरा, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 ये भी होगा। औद्योगिक नीति बिल्कुल होगा। औद्योगिक नीति में अगर बताया जाए कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट करके आप बाहर निकालो, तो वहां से भी हमारे पर्यावरण को सुरक्षा मिलेगा। चौथा, शिक्षा नीति। शिक्षा नीति 100% होगा मेरे दोस्त। क्यों? क्योंकि शिक्षा नीति में हम लोग पर्यावरण के बारे में पढ़ाएंगे तो लोग अवेयर होंगे और बहुत सारे काम करेंगे। यानी 1, 2, 3, 4 सभी चारों करेक्ट है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो क्या होते हैं, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं, यानी पर्यावरण के प्रति सहयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसने हाल ही में हरित गृह कृषि प्रारंभ की है? कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कहीं कहीं पे आपको हरियाणा लिखा हुआ है, हरियाणा नहीं होगा, करेक्ट आंसर पंजाब होगा। अगला प्रश्न है, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिकी उत्पादक होते हैं, कौन से होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फाइटोप्लैंक्टन्स। अगला प्रश्न है, किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन थे? वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से। किसको? तो यूनानियों को हरा दिए, इसके बाद उनको भारत का मुक्तिदाता का उपाधि दिया गया। देखिए, अगर यहाँ पे एक चीज़ और आता है, शकों से मुक्ति कौन दिलाया? तो बात करें अगर शकों से तो चंद्रगुप्त द्वितीय, और हूनों से मुक्ति दिलाया तो शक्रादित्य, जिसको स्कंदगुप्त भी बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश के पश्चात किस वंश ने? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौर्य वंश ने शासन किया था। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो महापद्मनंद। यहीं पे बात करें मौर्य वंश के संस्थापक तो चंद्रगुप्त मौर्य, शुंग वंश के संस्थापक तो पुष्यमित्र शुंग, गुप्त वंश के संस्थापक तो श्रीगुप्त, और कुषाण वंश के संस्थापक तो कैडफिसस। अगला प्रश्न है, किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पी गलवत्स रहता था? किसके? तो बिंदुसार के दरबार में। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी? किस वर्ष में? वो 10वें वर्ष में किए थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नाम से एक पहल की शुरुआत की है? और ये बहुत करंट का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट था, तो इसलिए मैं 2020 का बहुत सारा करंट अफेयर्स डाला हूं। अभी आगे आपको 2020 का ही मिलेगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान फोनी भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अंग्रेजी वर्तनी फनी किंतु उच्चारण में फोनी 3 मई 2019 को ओडिशा के पूर्वी तट की रफ्तार से टकराया। चक्रवाती तूफान फोनी का नाम किस देश के द्वारा सुझाया गया था? अरे मैं करा चुका हूं आपसे, मैं सही उम्मीद करता हूं कि आप सब सही इसका आंसर दीजिए। किस देश के द्वारा रखा गया था? तो अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश के द्वारा रखा गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मशहूर मंदिर ने आदि महोत्सव जुलाई अगस्त के उपलक्ष्य पर झंडा फहराया? बहुत हाल का क्वेश्चन है, बहुत हाल का। अगर जो लोग डेली करंट अफेयर्स देखते होंगे ना, वो इसको यूं ही मार देंगे। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीनाक्षी मंदिर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मशहूर नृत्यांगना एवं कोरियोग्राफर का 101 वर्ष की उम्र में निर्धन हो गया है? किसका? तो आमला शंकर, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, बीसीसीआई ने किसे डोपिंग मामले में 8 महीने के लिए सस्पेंड किया था? ये थोड़ा पुराना करंट अफेयर्स है, मैं इसको डाला हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी शॉ को। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य को खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेजबानी सौंपी गई है? किसको? तो हरियाणा को सौंपा गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 23 जुलाई 2019 को इसरो ने चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया है। बताइए, इस तरह सतह पर रहकर चांद की कक्षा, सतह और वातावरण में विभिन्न प्रयोगों का संचालन करने वाला भारत कौन सा राष्ट्र बन गया है? कौन सा है? हम लोग चौथा राष्ट्र बने हैं। अगला प्रश्न है, 19 जुलाई 2019 को कौन आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले छठे भारतीय बने हैं?
तो सचिन तेंदुलकर को बनाया गया था। देखिए जो लोग चारों इसका ये आज पार्ट 4 है, चारों किए होंगे ना, उनको समझ में आ गया होगा मैं करंट अफेयर्स को किस डायरेक्शन में लेके जा रहा हूं और क्वेश्चन का लेवल कैसा है। तो आप लोग से मैं उम्मीद करता हूं कि आपका आने वाले हर एग्जाम में सिलेक्शन हो। मैं भगवान से यही दुआ करता हूं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किसे छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनसुईया उइके और विश्वभूषण हरिचंद्र। अगला प्रश्न है, 4 जुलाई 2019 को पेश आर्थिक समीक्षा 2019 के घोषणा के दौरान सौर ऊर्जा में भारत को कौन से स्थान पर बताया गया था? हम लोग को 5वें स्थान पर बताया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला देश है जिसने हाल ही में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाया है? कौन सा होगा? बांग्लादेश करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में इम्प्रेस्ड नामक एक कछुआ किस राज्य में खोजा गया? तो अरुणाचल प्रदेश में यह खोजा गया है। अगला प्रश्न है, लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली आत्मकथा है किसका? बहुत फेमस और ट्विटर जो लोग चलाते हैं, बहुत ट्विटर पे एक्टिव रहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुपम खेर। अगला प्रश्न है, 19 जून 2019 को किस सोशल मीडिया कंपनी ने लिब्रा नामक एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने की घोषणा की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फेसबुक। और फेसबुक ने, फेसबुक का कीड़ा तो मैक्सिमम लोगों को पड़ा रहता है। जो कल का प्रश्न था, भारतीय संसद किसके मिलने से बनती है, आप में से मैक्सिमम लोगों ने, मैक्सिमम क्या 100% लोगों ने इसका सही आंसर दिया था। मैं उनका नाम लेके बताता हूं। इसका सबसे पहला आंसर तो ऑप्शन डी होगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति द्वारा। देखिए मैं नीचे से जिनका सबसे पहले कॉमेंट आता है मैं उनसे स्टार्ट करता हूं, तो ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। अरविंद कुमार, अमन सोनी, शशि, सुनैना कुमारी, चंदन प्रजापति। चंदन प्रजापति जी, आपका थोड़ा सा स्लाइटली आप मिस कर दिए थे, लेकिन आपका आंसर सही था। आप जाके चेक कीजिएगा आप क्या मिस किए थे। सुनील यादव, रविकांत चौधरी, संजू कुमारी, सौरभ कीर्ति, राजेश कुमार, इतने सारे लोगों का करेक्ट आंसर था। कुछ लोगों का गलत भी था। मैं उनको बोलूंगा कि नेक्स्ट से आप अच्छा कीजिए, आप लोगों का भी नाम लिया जाएगा। चलिए आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? आपको जाके कमेंट करना है। जिनका फर्स्ट कमेंट आएगा उनका नाम ऊपर रहता है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। अब आप लोगों को कैसा लग रहा है ना यह मॉक टेस्ट, जरूर मुझे बताइए। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोगों को अच्छा लगता है, आप लोगों को बहुत मन करता है। ऐसा मॉक टेस्ट मैं बीच बीच में लेते आ रहूँगा, लेकिन समय का थोड़ा इसमें बढ़ जाता है, तो आप उसको ऊपर ध्यान नहीं दीजिए। अगर मैं लेवल ऑफ क्वेश्चन डालूंगा तो समय बढ़ेगा ही, क्योंकि मैं कहाँ से, मैं भी बोलता हूँ, मैं इतना फास्ट बोलता हूँ, बीच में कहीं ब्रेक नहीं लेता हूँ, तो भी इतना समय बढ़ जाता है। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मेरे एंड से मैं अपना पूरा कोशिश करता हूँ समय रिड्यूस करने का, लेकिन क्वेश्चन का लेवल देखिए तो बढ़ जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगर आपका कोई दोस्त है जो चाहता है तो उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि वो सब लोग आके जुड़ के और मस्त का हम लोग और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा और